नमस्कार। आज हम पंचम सेमेस्टर के अर्थात तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के कविता पथ में संकलित बाबू मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के कुछ कवितांशों की व्याख्या करेंगे। लेकिन उसके पूर्व यहाँ कवि के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातें उनकी काव्य कला के विषय में और उनके द्वारा रचित काव्य के विषय में आपके सम्मुख बताएंगे। राष्ट्रीय चेतना के कवि बाबू मैथिली शरण गुप्त हिंदी आधुनिक काल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य से संपूर्ण हिंदी साहित्य को अमूल्य गौरव प्रदान किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में पहले आए बाबू मैथिली शरण गुप्त उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके अपने काव्य सृजन में लगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म संवत 1943 में चिरगांव में हुआ था, जो झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। और इतना विपुल साहित्य सृजन किया मैथिली शरण गुप्त ने कि उन्हें राष्ट्र स्तर का पुरस्कार पद्म भूषण मिला। उनका जो साहित्य सृजन है वह बहुत व्यापक है और मैं ऐसा मानती हूँ कि उनका काव्य सृजन दो स्तर पर हम देख पाते हैं। लगभग 64 वर्षों तक उन्होंने साहित्य साधना की। उनकी रचनाओं को जिस प्रकार से हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसको हम एक प्रकार से अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाओं का नाम दे सकते हैं। अनुदित रचनाओं में उन्होंने संस्कृत नाटकों से भी अनुवाद किया और संस्कृत भाषा से भी हिंदी में अनुवाद किया और बंगला अनुवाद भी उनका पर्याप्त मात्रा में मिलता है और अन्य भाषा से भी अनुवाद उन्होंने किए हैं, जैसे कि संस्कृत नाटकों का अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासव दत्ता, घटोत्कच, अविमारक, अरुभंग, प्रतिमा, अभिषेक आदि उनके संस्कृत नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया। इसी प्रकार बंगला अनुवाद में जैसे ब्रजांगना, वीरांगना इत्यादि बंगला भाषा से उनके अनुवाद हुए। और जैसे फारसी के उमर खयाम की रुबाई का उन्होंने अनुवाद किया। अमेरिकन तथा इटली के राष्ट्रीय गीतों, सुभाषितों का आदि भी उन्होंने सुंदर अनुवाद किया। यद्यपि उनकी मौलिक रचनाओं की तुलना में इनका मूल्य थोड़ा कम है, तथापि इनमें गुप्त जी की कवि सुलभ जागरूकता, भावुकता, सत्यप्रियता सर्वत्र हमें परिलक्षित होती है। इसी प्रकार मौलिक रचनाओं में हमें उनके पद्य और गद्य लेखक दो रूपों में हमें वो मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से उनका काव्य ग्रंथों का उल्लेख करना यहाँ समीचीन जान पड़ता है। तो काव्य ग्रंथों में एक तो साकेत, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज, द्वापर, जय भारत, ये आप सब लोगों ने इनके नाम जरूर सुने होंगे। ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। भारत भारती, हिडिंबा, कुणाल गीत, रंग में भंग आदि। और जैसे ये कहा जाता है, आचार्यों ने ऐसा माना है कि इनमें ये तो अवश्य है कि एक द्वापर जो है वो समुच्चय काव्य कहा जाता है। और विद्वान इस बारे में एकमत नहीं है कि कुछ ग्रंथों को छोड़कर, जैसे विद्वानों ने ये कहा है कि साकेत और पंचवटी, तो ये हम सब जानते हैं कि साकेत और पंचवटी, यशोधरा, ये सब हम इनको खंड काव्य की श्रेणी में, खंड काव्य की श्रेणी में रखते हैं और साकेत, जय भारत महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। और गद्य रचनाओं में तिलोत्तमा और चंद्रहास जैसी गद्य रचनाएं हम देख पाते हैं। तो जहाँ तक गुप्त जी के काव्य शैली की बात है, उनके काव्य की विशेषताओं की बात है, गुप्त जी भक्ति पथ के पथिक और घोर मानवतावादी थे। लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा भाव था। वे राम के भक्त थे, किंतु उन्हें कृष्ण से भिन्न कभी नहीं उन्होंने माना। स्वयं उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है
कि धनुर्बाण या वेणुलो श्याम रूप के संग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। भारतीय नारी के जीवन स्तर की ओर उन्होंने विशेष सहानुभूति है, ये हम सब जानते हैं। काव्य में नारी को उन्होंने एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है, जैसे कि साकेत की उर्मिला और यशोधरा स्वयं अपने आप में उदात्त स्त्रियां हैं, उदात्त स्त्री पात्र हैं और त्याग के अप्रतिम मूर्ति हैं। जो दोनों ही स्त्रियां हैं वो अपने पति की साधना में कभी बाधक नहीं बनना चाहती, बल्कि साधक बनना चाहती हैं। लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा का भाव है और इसी प्रकार वे जन सेवा को जीवन का आदर्श मानकर चलने वाले कवि हैं। आज हम कविता पथ नामक पुस्तक में संकलित साकेत का एक काव्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो उसी कवितांश की व्याख्या के संदर्भ में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर उर्मिला जो एक सामान्यतः उपेक्षित पात्र मानी गई हैं, जो लक्ष्मण की पत्नी रहीं और लक्ष्मण की स्मृति में वे अपनी सखी से ये कहती हैं कि हे सखी, जो ये शरद ऋतु आई है, शरद ऋतु के आने पर ये जो खंजन पक्षी दिख रहे हैं, या जो ये कमल खिल रहे हैं, या जो ये हंस उड़ रहे हैं, या ये बंदूक के पुष्प जो सुहावने दिखाई दे रहे हैं, या ये ओस की जो बूंदें हैं, ये वास्तव में मुझे अपने पति का स्मरण दिला रही हैं। तो शरद ऋतु के आने पर जो प्रकृति का नव सौंदर्य उपस्थित हुआ है, उस नव सौंदर्य को देखकर उर्मिला अपने पति लक्ष्मण की याद करती है, उन लक्ष्मण की जो अपने भ्रातृ प्रेम को के आदर्श को सम्मुख रखकर स्वयं अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ वन को चले गए हैं। 14 वर्ष के लिए वन को चले गए हैं। उर्मिला एकाकी अयोध्या में रह गई हैं, लेकिन वे अपने पति का स्मरण तो करती हैं, अपने पति की स्मृति में लीन तो रहती हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि उन्हें अपने पति की साधना पथ में वे बाधा डाल रही हों। मैं पहले इस कवितांश का पाठ करूंगी, उसके बाद व्याख्या। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहां उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ले मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे, नभने मोती वारे, ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है, अरे सखी देखो, ये खंजन पक्षी दिखने लगे हैं शरद ऋतु के आने पर। खंजन पक्षी जो दिखाई देते हैं, सुंदर नेत्रों वाले, तीक्ष्ण नेत्रों वाले, सुंदर आकृति के नेत्र वाले खंजन पक्षी सामान्यतः शरद ऋतु में ही दिखाई देते हैं। तो जैसे ही उर्मिला को वो खंजन पक्षी दिखते हैं, वे अपनी सखी से कहती हैं, अरे सखी देखो, ये खंजन पक्षी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लगता है ये खंजन पक्षी मेरे प्रियतम लक्ष्मण के, कौन से प्रियतम है? रंजन प्रियतम, मेरे मन को आनंदित करने वाले, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले उन मेरे प्रियतम ने अपने नयन इधर अयोध्या की ओर घुमाए होंगे कि ये खंजन पक्षी दिखने आरंभ हो गए। ये खंजन पक्षी क्या है? मेरे प्रियतम लक्ष्मण के वे नयन, जो नयन सुंदर आकृति वाले हैं, वे उतनी ही सुंदर आकृति वाले जैसे खंजन पक्षी के सुंदर आकृति वाले नयन हैं। तो इन खंजन पक्षी को देखकर मुझे अपने प्रियतम का स्मरण हो आ रहा है कि शायद उन्होंने अयोध्या की ओर दृष्टि डाली होगी और ये उनकी दृष्टि के फलस्वरूप ये खंजन पक्षी यहां दिखाई देने लगे हैं। मेरे पति जो अपने भाई के साथ तपस्या पूर्ण जीवन जीने के लिए, अपने भ्रातृत्व की रक्षा के लिए जो तप कर रहे हैं, उस तप का ये फल है, उस तप का ये परिणाम है कि ये पूरा ताप, अयोध्या की जो
साफ सुथरी धूप है, अयोध्या की जो साफ सुथरा आतप छाया है अयोध्या में, ये मेरे पति के मन में, उनके मन का जो ताप का असर है, वो ताप का असर अयोध्या में छा जाने वाली स्वच्छ धूप में दिखाई देने लगा है। उनका जो स्वच्छ पवित्र मन है, वो पवित्र मन अयोध्या में भरे हुए तालाबों के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे अयोध्या के जो सरोवर हैं, वे स्वच्छ जल से भर गए हैं शरद ऋतु के आने पर। तो शरद ऋतु के आने पर स्वच्छ जल से भरे हुए इन सरोवरों को देखकर उर्मिला को ये लगता है कि मेरे प्रियतम अपने स्वच्छ पवित्र उदार मन से अपने भाई की सेवा में लगे हैं, इसीलिए ये सरोवर, यहाँ के सरोवर बिल्कुल स्वच्छ जल से भर गए हैं। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहां उड़ छाए। मुझे ऐसा लगता है सखी कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने शायद कुछ समय के लिए ही सही इधर अयोध्या की ओर देखा होगा, तो ये स्वच्छ सुंदर पवित्र हंस, श्वेत हंस यहां उड़ने लगे हैं। निश्चित ही आज उन्हें मेरा ध्यान आया होगा, करके ध्यान आज इस जन का अभिप्राय उर्मिला का उनको ध्यान आया होगा, और निश्चित ही वे थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे, इसीलिए यहां सरोवरों में कमल खिल गए हैं। वहां उन्हें मेरा ध्यान आया होगा, ध्यान आते ही वो मुस्कुराए होंगे, और वो वहां मुस्कुराए होंगे और यहां कमल खिल उठे हैं। और अधर से ये बंदूक और उनके मुस्कुराने से यहां उनके अधर थोड़े से विस्फारित हुए होंगे, उनके मुस्कुराहट से उनके अधर थोड़े से फैले होंगे, उनके रक्तिम वर्ण के, लाल वर्ण के अधरों के मुस्कुराने से यहां ये बंदूक के पुष्प खिल गए हैं। बंदूक का पुष्प लाल रंग का होता है और शरद ऋतु में ही खिलता है। इसलिए कैसी साधिका हैं उर्मिला, इसलिए शरद ऋतु के आने से वे रोती नहीं है, वे स्मरण में रुदन नहीं करती, आंसू नहीं बहाती, बल्कि वो शरद का स्वागत करती हैं कि शरद ऋतु के आने से खंजन पक्षी आए हैं, शरद ऋतु के आने से स्वच्छ आतप छा रहा है, धूप खिल गई है, सरोवर भरने लगे हैं, हंस उड़ने लगे हैं और कमल खिलने लगे हैं, बंदूक के पुष्प खिल रहे हैं। इसलिए वे शरद को कहती हैं स्वागत स्वागत शरद, प्रसन्न होकर कहती हैं शरद मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, शरद ऋतु मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। भाग्य से मैंने अपने सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने खंजन पक्षी, मैंने हंस पक्षी, मैंने खुली हुई आतप, बंदूक का पुष्प, खिले हुए कमल के दर्शनों के माध्यम से अपने पति के दर्शन कर लिए हैं। और देखो सखी, नभ ने मोती वारे, देखो सखी, नभ ने, आकाश ने ओस कणों रूपी मोती बिछा दिए हैं। ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। मुझे लगता है मेरे आंसू मेरे पति की याद में नहीं बह रहे हैं, बल्कि ये अश्रु, ये आंसू मेरे पति के स्वागत के, मेरे पति की याद में मुझे जो ये शरद सुंदर लग रही है, ये शरद ऋतु के स्वागतार्थ मानो अर्घ्य का काम कर रहे हैं, मानो अर्घ्य दे रहे हैं, मानो अश्रु के माध्यम से मैं स्वागत करती हुई, जैसे नभ मोतियों को, आंसुओं को वार कर, जैसे नभ ओस कणों को वार कर, ओस कणों को बिछाकर जिस प्रकार से मानो मोती बिछा रहा है शरद के आगमन पर, वैसे ही मैं अपने आंसुओं के माध्यम से शरद ऋतु का स्वागत करने के लिए अपना अर्घ्य प्रदान कर रही हूं। इस प्रकार उर्मिला अपने पति के साधना पथ में बाधक न बनकर साधिका बन रही हैं। वे पति का स्मरण करके रोती तो हैं, लेकिन ये रुदन विलाप का नहीं है, दुखदाई नहीं है, ये शरद ऋतु के स्वागत में प्रसन्नता का भी अभिसूचक है। किस प्रकार से कि शरद ऋतु आने पर
प्रकृति एक प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति का सुंदर चित्रण भी किया है। उर्मिला की वेदना के माध्यम से, उर्मिला के संबोधन के माध्यम से प्रकृति को भी वे बहुत निकट से परिचित, हम प्रकृति से भी हमारा परिचय कराते हैं, पाठकों का परिचय कराते हैं कि शरद ऋतु के आने से प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। वर्षा बीत चुकी होती है और वर्षा का जो कीचड़ इत्यादि होता है उससे निजात पाने हो जाती है, और खंजन पक्षी, हंस, कमल, बंदूक का पुष्प और खुली खुली धूप जो शरद ऋतु के आने पर मानो शरद ऋतु का ही सभी स्वागत कर रहे हैं, उसी प्रकार से उर्मिला भी उसका स्वागत कर रही है। एक तरह से मैथिली शरण गुप्त ने हमारा प्रकृति से भी सुंदर परिचय कराया है। गुप्त जी की भाषा खड़ी बोली हिंदी है और वो बहुत उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करके हिंदी साहित्य की सेवा उन्होंने की है। इस काव्यांश में भी उन्होंने उच्च श्रेणी की, उच्च स्तर की हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है।